गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे मार्केट व्यू के बारे में, क्योंकि क्या है, अभी मार्केट में कुछ छोटी सी चीजें, एक से दो चीजें मार्केट में न्यू आ गई हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या हो सकता है। और मार्केट व्यू जानने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आप सब लोगों से जानते हो पहले से, बट माई सेल्फ अंकुर सिंह, आई एम एन आई एस एम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, ओके, एंड वी आर टीम मेंबर ऑफ ईगल आइज ग्रुप, ओके। सो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है कि आने वाले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले सेशन में कवर किया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनेरियो आ गया है, जिसकी वजह से क्या लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए हमें क्या प्रॉपरली टाइम नहीं होने की वजह से क्लास के लिए हमने सोचा चलो एक आपको शॉर्ट वीडियो दे दिया जाए, जिसके ब्लॉग पे आपको समझ में आ जाए कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है, और इसके लेके आप बिल्कुल भी पैनिक लिए ना करें, ओके। तो नंबर वन, अगर हम पहले सबसे पहले बात करें तो आप देख रहे हैं कि यूएस का जो रिसेशन का इशू था, ये हमने ऑलरेडी कवर किया था। यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आया, रिटेल का परचेज रिटेल का डाटा अच्छा आया वहां पे। उसके बाद जॉब लिस्ट डाटा जो खराब आया, बट जो खराब आता है वो पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए, तो ऑलरेडी वो सारा कुछ कवर अप कर दिया, जिसकी वजह से आप देखेंगे यूएस मार्केट में रैली हुआ, और उसकी वजह से निफ्टी भी 400 पॉइंट अप था फ्राइडे को, ओके। अब इस फ्राइडे के बाद में बट हमारे पोर्टफोलियो में वो मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादातर होते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, और जो पीएसयू स्टॉक्स है बेसिकली वो, ओके। अब पीएसयू स्टॉक जो नहीं चले वो अब आने वाले वीक में चलेंगे, वो मैं सारा कुछ कवर करूंगा। बट हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या क्या क्यूज है। तो नंबर वन, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक जो बड़ा क्यूज था कि डब्ल्यूएचओ ने जो मंकी पॉक्स है, बेसिकली आप लोग जानते होंगे मंकी पॉक्स लुक लाइक आपका चेचक, हमारे यहाँ पे जैसे आप देखते हैं घरों में तो आपको बोलते हैं चेचक निकल आता है, तो उसमें दाने दाने हो जाते हैं, राइट। तो उसमें वैसा ही सेम आपका अगर आप देखेंगे तो वैसे ही सेम सिम्टम्स आपको मंकी पॉक्स में भी होते हैं। बट बेसिकली ये मंकी पॉक्स कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है बेसिकली ईस्ट, आपको सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, जहाँ पे बेसिकली ज्यादा गर्मी होती है, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, वहां पे बेसिकली ये पाया जाता है, ज्यादातर ये अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाया जाता है। बट इसके बाद भी कुछ केसेस अभी थोड़ा इंक्रीज हुए हैं, और वो अभी हमको यूएस में देखने को मिल रहा है, और एक दो केसेस हमें पाकिस्तान में देखने को मिले, और एक दो सस्पेक्ट हमें इंडिया में भी मिला। बट हमें अभी तक इंडिया में एक भी ऐसा कोई केस कंफर्म नहीं हुआ। इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स है बेसिकली वो क्या, फीवर होता है, आपको थोड़ा सा पेट में थकान लगेगा, और आपको शरीर पे थोड़े थोड़े चकत्ते आते, मतलब छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, और वो दाने धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद में उसमें थोड़ा सा पस वगैरह आता है, पस के बाद में वो फिर पूरे शरीर में बढ़ता है। और बेसिकली ये फैलता कैसे है, ये आपके छूने से फैलता है, मतलब ये हवा से नहीं, आपके टच से, मतलब अगर कोई आदमी इससे इफेक्टेड है, अगर आप उसको टच करते हैं, आप उसके टच में आएंगे, तो बेसिकली आप भी इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ओके। तो ये सिनेरियो को अभी डब्ल्यू एच ओ ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पे इसको बेसिकली डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी घोषित कर दिया है कि मतलब कोई भी बीमारी को अभी मन की पॉक्स को इमरजेंसी अब घोषित कर दिया। तो डब्ल्यूएचओ ने इसको घोषित क्यों किया, क्योंकि अभी तक इसके अपने केस आए नहीं। बट क्या था कि अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूएचओ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं लाइक यूएस, यूरोप एंड अदर कंट्रीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ओके। तो इन्होंने लास्ट टाइम जब कोविड आया था, तो उस टाइम कोविड पे इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, और उस ध्यान नहीं देने की वजह से अमेरिका जैसी कंट्रीज में जहां पे 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आप मान के चलो, अगर कोविड में देखा जाए, कोविड के फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में आप मान के चलो टोटल 5 से 7 लाख लोगों की अमेरिका में डेथ हुई। अब इतने बड़े लेवल पे आप समझ सकते हो कि अमेरिका का अगर कभी भी एक सैनिक अगर किसी कंट्री में फंस जाए ना, तो अमेरिका उसको निकालने के लिए अपने पूरे पांव से सर तक की ताकत लगा देता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, वो चाहे अफगानिस्तान में हो या आपको ईरान में हो या कहीं पे, अगर उसे कहीं भी 5 से 10 बंधक भी कोई एयर होस्टेस बना लेता ना कोई कंट्री में, कोई भी अगर आपको टेररिस्ट, तो उसको भी छुटाने के लिए अमेरिका अपनी पूरी पावर लगा देता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई बीमारी जिससे 5 से 7 लाख लोग मर गए हों, और वो डब्ल्यूएचओ को इतना ज्यादा फंड एलोकेट करते हैं, किस लिए कि भाई आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको वर्ल्ड में होने वाली कोई भी बीमारी को आपको उसको लेकर के अलर्ट होना है, और आपको अलर्ट इशू करना है, ताकि पब्लिक उसके लिए और भी अलर्ट हो, और हमारी हम जो अपनी कंट्रीज के लोग हैं उसको थोड़ा सा बचा सके। तो लास्ट टाइम हमने कोविड में लेट किया, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देशों ने इनको अच्छी खासी फटकार लगाई डब्ल्यूएचओ को, इसकी वजह से ही मंकी पॉक्स के जैसे ही थोड़े से अमेरिका में 2-3 केसेस मिले, उसके बाद ही इन्होंने तुरंत मंकी पॉक्स को इंटरनेशनल इमरजेंसी को, इस बीमारी को इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, ताकि अब लोग इस पे फोकस बना के रखें। लेकिन अभी आप देखेंगे तो हमारे जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा, बेसिकली उन्होंने ऑलरेडी इस पे काफी सारा मीटिंग किया। उन्होंने बोला अभी तक कोई भी केस इंडिया में ऐसा नहीं आया, एक दो सस्पेक्ट हमें मिले थे चेन्नई एयरपोर्ट पर, जो बेसिकली बाहर से आए थे, तो वहां से बाहर से आने के बाद में उनको रखा गया, बट अभी भी उनमें कोई केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, ओके। तो ऐसा सिनेरियो जब तक हमारे इंडिया में कोई ऐसा केस नहीं होगा, तब तक हम इस पे ये ज्यादा हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं। और बेसिकली ये होता किन में है, ये जो
यंग एज के बच्चे होते हैं जो 18 साल 19 साल के अंदर में होते हैं ना, बेसिकली उनमें ये केसेस होते हैं। बट ये क्या आपको नॉर्मल, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसा आपका कोविड के टाइम में कोई इस आपको फाइनली कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इस वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा हार्मफुल लोगों को लग रहा था, इफेक्ट कर रहा था, वैसा इसमें भी कोई अभी तक कोई वैक्सीन नहीं प्रॉपर कि इसको ले लिया और ये सही हो जाएगा। इसके इसके लिए क्या कई सारी मतलब आपको नॉर्मल डॉक्टर दवाइयां देंगे, और जो इसके जख्म होते हैं उसके लिए कुछ अलग से ट्यूब वगैरह दी जाती है, जिसको आप लगा के कुछ टाइम में धीरे धीरे रिकवर कर जाओगे। बट अगर ये बढ़ जाता है तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और डेथ भी होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम इंडिया में इसकी फर्टिलिटी रेट देखें कि मतलब इंडिया में कितने ज्यादा पॉसिबिलिटीज है इसको होने के, तो हमें जो बेसिकली मोर्टिलिटी रेट मिला है वो 0 से 11% के बीच में मिला। मतलब इससे जो डेथ है वो बहुत कम 10% के अराउंड ही होती है। तो इतना कोई डरने वाला इशू नहीं है कि लोगों को बहुत मैसेज सर ये मंकी पॉक्स बढ़ेगा तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसकी वजह से फार्मा स्टॉक्स पे आप नजरें बना के रख सकते हो। अगर वर्ल्ड में इसके केसेस इंक्रीज होंगे तो थोड़ा सा फार्मा स्टॉक में जो भी कंपनी इससे रिलेटेड वैक्सीन कुछ भी बनाती है, मतलब डायरेक्टली तो इसको सपोर्ट नहीं करती वैक्सीन को, बट कुछ भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको ट्यूब बनाती है, मतलब कोई भी ऐसा कोई कुछ भी मेडिसिन बनाती है जो इसमें थोड़ा हद तक फायदेमंद हो सकती है, वो उन पे हम फोकस बेसिकली जाके बना सकते हैं। जो हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक है उस पर भी हम फोकस बना के रखते हैं। इससे कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स पे भी फोकस देखने को मिल सकता है। अभी आप देख ही रहे हैं वेस्ट बंगाल में बेसिकली जो केस हुआ हॉस्पिटल, उससे रिलेटेड उससे उसको लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे लेडीज के लिए जो नाइट ड्यूटी होती है, जो लेडीज से नाइट ड्यूटी देती है हॉस्पिटल में, उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी सारे कंसर्न हो रहे हैं। तो उसकी वजह से अब लोग क्या करेंगे, लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल की साइड में तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके थोड़ा सा आगे चल के आपको वहां पे रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं, तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट क्योंकि आप देख रहे हो जो उनको वहाँ पे जो ट्रेनिंग जो डॉक्टर्स थे उनके साथ क्या किया गया, काफी वो काफी क्रिटिकल था सिचुएशन, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट जो सिनेरियो हुआ इसके बाद हम थोड़ा सा हॉस्पिटल स्टॉक्स में आगे चल के कुछ रैली देखने को मिल सकती है। आप ऑलरेडी देखेंगे जून क्वार्टर में सभी हॉस्पिटल स्टॉक्स के आपके जो फाइनेंशियल है वो काफी अच्छे आते हैं, फंड उनके रिजल्ट काफी अच्छा होता है। तो सितंबर क्वार्टर भी हमें इससे अच्छा देखने को मिल सकता है। और ये जो सिचुएशन बन रही है मंकी पॉक्स का, इससे रिलेटेड भी अगर ये केसेस इंक्रीज होगा तो हम फार्मा पे नजरें बना के रखेंगे और हॉस्पिटल स्टॉक पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब ये हो गया, ये तो हमारा एक सिनेरियो। नंबर 2 क्या हुआ कि आप देखेंगे इससे पहले अभी तक क्या था कि जो बेसिकली गवर्नमेंट था अभी तक सब लोग शांत थे। हमने ऑलरेडी बोल रखा था कि 15 अगस्त के बाद में पीएसयू में रैली आ सकता है, रेलवे डिफेंस, आपको वहां पे नजरें बना के रखना है। तो अभी तक आप देखेंगे कि सारी डिफेंस रिलेटेड जितनी न्यूज थी सारी बंद थी, लेकिन जैसे ही पीएम ने स्पीच दिया सारी न्यूजें बाहर आना शुरू हो गई वन बाई वन, ठीक है। वो आपको वन बाई वन आना शुरू हो गई। और उसके बाद आप देखिए कि डिफेंस में न्यूज आई, डिफेंस में तो पीएम ने बोला कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट पे भी फोकस करेंगे। उन्होंने साथ ही साथ रेलवे पे भी मॉडर्नाइजेशन भी बोला, 2047 तक डेवलप इंडिया की बात की। तो उसकी वजह से अभी आप देखेंगे फ्राइडे को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और कैबिनेट ने टोटल 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस किए, नए प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या है, अगर आप टोटल देखें तो 29,000 करोड़ का जो बेसिकली मेट्रो का प्रोजेक्ट है, और आपको जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है उससे जो आपको 5,000 करोड़ वो एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट है। तो आपको इसमें इससे आपको रेलवे सेक्टर में रेलवे सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है बेसिकली इरकॉन आरबीएनएल और बीएमएल जो बेसिकली मेट्रो लाइन के लिए काम करते हैं, जो मेट्रो के रिलेटेड इक्विपमेंट बनाते हैं, जो कोचेस बनाते हैं या कुछ भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उससे रिलेटेड है, वहां पे आपको फोकस बना के रखना है। ये चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो इससे रिलेटेड अभी तक जो लोग बोल रहे थे ना रेलवे में सब रैली खत्म हो गई, तो रेलवे ग्रीन है। ये जो पीएसयूज है ऑलरेडी क्या है यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा सा डाउनफॉल, मतलब अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब बड़े वहां पे क्या क्वांट म्यूचुअल फंड की जो पोजीशन थी जिसकी वजह से भी उन्होंने बैन लगाया, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस किया, जिसकी वजह से रिसेंट में जो थोड़ा बहुत ऊपर से फॉल देखने को मिला। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डीआईआई के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगा और आगे चल के हमें पीएसयू में फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो आपको जो रेलवे के स्टॉक्स हैं वो तो आपके लिए रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस ये आपके पोर्टफोलियो में कोर स्टॉक्स होने चाहिए। साथ में आपके जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड चाहे आपका शेल या नॉन एचपीसी हो, इस पर भी आपको नजरें बना के रखना होता है। ओके, अब अगर एक चीज और बात करें हम यूएस का फेडरल रिजर्व, यूएस के फेडरल रिजर्व में जिस हिसाब से सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा है, मार्केट में जितने लोग हैं सब लोग अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम मार्केट में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा सितंबर में। अब मान के चलो
कि 50 बेसिस पॉइंट का जो लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया है मार्केट में, जितने ट्रेडर थे जितने भी एनालिस्ट, सबने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि मार्केट में 50 बेसिस पॉइंट कट होगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट कट नहीं होता है तो मार्केट में आगे चल के आपको फॉल करेगा, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट का अभी से अनाउंसमेंट लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया, उसकी वजह से मार्केट में रैली देखने को मिल रहा है। और पुराने जितने क्यूज थे वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गए, तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली थोड़ा सा रैली अभी भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। तो यूएस में आप देखो रैली आई, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में आई, लेकिन इंडियन मार्केट में रैली अब सस्टेन करेगी। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट से फेड ज्यादा बढ़ा देता है, 75 या 100 कर देता है, तो हमें और भी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन 50 से अगर 25 होगा तो हमें वहां पे कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले, लेकिन अभी नहीं, वो सितंबर में देखने को मिले जब बेसिकली एग्जैक्ट रेट कट होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो मैनिपुलेशन मार्केट में बेसिकली चल रहा है। अगर मैं आपको आईसीआईसी सिक्योरिटीज का अगर एक डाटा दिखाऊं, जो उन्होंने कल बेसिकली दिया ना, कि डाटा उन्होंने ये बोला कि मजगांव डॉक को सेल किया जाए, तो मैं आपको सीधा सा उसका डिटेल देता हूं कि उन्होंने क्या न्यूज दी है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने इससे पहले भी कई बार आपको देखेंगे टारगेट दिया था। इन्होंने इससे पहले जून में भी टारगेट दिया था, जून में इन्होंने 5 जून को टारगेट दिया था 900 का, तब मजगांव डॉक का प्राइस चल रहा था 2600। अब आप मुझे ये बताओ, कोई कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहा है, वो अभी उनके पास ऑर्डर बुक, मतलब उनके ऑर्डर बुक ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है, मतलब आप देखेंगे तो उनके मार्केट कैप का से ज्यादा तो उनके ऑर्डर बुक है, ठीक है अभी। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट फोकस कर रहा है शिपिंग सेक्टर पे, उस हिसाब से इनमें और भी ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती। बट इन लोगों ने, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भाई, कौन सा सस्ता नशा करके ये टारगेट देते हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि लोग इन पे भरोसा कैसे करेंगे कि लास्ट टाइम एक महीना पहले, सॉरी 2 महीने पहले जून में इन्होंने 900 का टारगेट दिया, तब प्राइस चल रहा था 2600, ठीक है, वो तो चलेगा। फिर इन्होंने कल बाई कॉल जनरेट किया, उन्होंने सेल कॉल जनरेट किया, और वो सेल कॉल अब अभी प्राइस मजगांव डॉक का अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मजगांव डॉक का जो प्राइस चल रहा है अभी वो 4980 रुपीज का राउंड चल रहा है। ओके, अब 4980 रुपीज पे चल रहा है, और टारगेट प्राइस कहाँ आ रहा है, 1100 रुपए। अब 1100 रुपए, 1165 रुपए का बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज टारगेट दे रहा है। ये टारगेट ये किस ब्लॉक पे दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या कंपनी बंद होने वाला। अरे भाई, अगर आपको देना है, आपको ये बताओगे रिसेंट में कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ, बट मजगांव डॉक को भी 2 दिन पहले 4000 का ऑर्डर मिला है, और उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि इसका टारगेट अपने करंट लेवल से अराउंड 70% से ज्यादा डाउन होना चाहिए। तो भाई उसके पीछे का कोई एग्जैक्ट रीजन तो दो। कोई रीजन नहीं, बस इन्होंने ये बोला। लेकिन अगर ये सारी चीजें तो इन्होंने दी, अब लोग इस पे कैसे भरोसा करेंगे। तो ये जो रिटेलर्स हैं, जो इनको देख के पैनिक सेल करेंगे, तो इसके सेल करने पे बेसिकली ऐसे सिक्योरिटीज को क्या शायद ये पहले मिला नहीं हो, या वो नीचे के लेवल पे बेसिकली बाय करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार इन्होंने पहले भी दिया, वो भी स्टॉक 2600 से 5500 चला गया, तो भी इनको बेसिकली कुछ नहीं मिला। फिर से इन्होंने सेल कॉल जनरेट किया, अब सेल कॉल फिर से जनरेट किया, तो फिर रिटेलर को हम लोग ऑलरेडी एजुकेट कर रहे हैं आप लोगों को कि भाई ऐसे इन सारी जो सिक्योरिटीज है, जो बिना मतलब सोचे समझे आपको लगातार टारगेट दे रहे हैं, वो ऐसी चीजों का आपको ध्यान नहीं देना। और ये सारी चीजों को आपको समझ के चलना है। कभी भी कोई डिसीजन लेना है तो खुद के एनालिसिस पे लोगे, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। अब आप ये बताओ, अगर आपको कोई भी स्टॉक में आप लगातार सेल रेटिंग दे रहे हो, तो आपको मैं एक डाटा अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां पे देख लेना। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ऑलरेडी मजगांव डॉक में का अच्छा खासा परसेंटेज है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जो म्यूचुअल फंड है, उसमें मजगांव डॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी परसेंटेज ले रखी है, और इन्होंने जून में ऐड भी किया है भाई, ऐड भी किया। और आप सेल कॉल दे रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई। आपको अगर सेल कॉल दे रहे हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखे हो, आपको ही बेच देना चाहिए। नहीं बेचेंगे, लेकिन अभी क्या सेबी इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा। अरे भाई, आप कोई रीजन दे दो, कोई भी सेल कॉल दो, इसके हिसाब से तो 1165 का जो आपने टारगेट दिया 5000 से, या तो सीधा सीधा बोल दो कि ये अभी स्टॉक 100 रुपए पे आ जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हो ना, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो बट सेबी को ऐसी चीजों पे एक्शन लेना चाहिए कि मतलब आपको नॉर्मल रिटेलर जिनको मार्केट में कुछ नहीं आता, उन्होंने जितने 5000 पे ले लिया होगा, जो हमसे कनेक्टेड नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो तो इसको देख के सेल कर देंगे ना। बोलेंगे ऐसे सिक्योरिटीज बोल रहा है सर, स्टॉक 1100 आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। लेकिन अब आपको अपना नॉलेज, इसीलिए हम अपने नॉलेज को लगातार, हम अपने जो साइकोलॉजी है, जो हम आपको फंडामेंटल है, हम आपको शेयर करते हैं कि आपको कभी भी कोई भी स्टॉक में पैनिक नहीं होना। इजिली शांति से बैठ के जब आपका स्टॉक लेवल पे है, तो आपको वहां पे बेसिकली उसको ध्यान देना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। कभी भी ऐसे सिक्योरिटीज पे आंख बंद करके भरोसा ना करो। आप देखो इस वजह से सेल कॉल दे रहा है, वो भी इतना बड़ा सेल कॉल। इससे पहले और भी बहुत सारी वर्ल्ड लेवल की एजेंसी, जेफरीज है और गोल्डमैन सैक्स है, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे रेटिंग दिए थे, ठीक है। बट वहां पे क्या, जिनका फ्यूचर ब्राइट है, जिनका सब कुछ है, जो डायमंड स्टॉक है, आप उनको दे रहे हो, मतलब उनको खुद नहीं मिला, इसलिए वो बाय कॉल सेल कॉल जनरेट कर रहे हैं, ताकि पब्लिक सेल में बेचे, पैनिक में, लेकिन पब्लिक बेचने वाला
नहीं है, ये आपको मान के चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ आपको यहाँ पे मजगांव डॉक का चार्ट दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आप देखेंगे, रिजल्ट ऑल टाइम हाई आया था। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें, ये लेवल जो इसका सपोर्ट लेवल है, अगर इसको पेंडिंग में कोई रिटेलर सेल करेगा, अभी इसका प्राइस बेसिकली 4974 है, अगर फॉल करता है तो इस लेवल के आसपास बहुत से ज्यादा आपको 4400 4500 के आसपास आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ऊपर जो ट्रस्ट करते होंगे वो सेल इसको कर सकते हैं। तो आपको कभी भी इतना पैनिक नहीं होना, अगर कोई सिक्योरिटीज दे रहा है ऑर्डर आपका टारगेट प्राइस, तो आपको उसको देखो किस रीजन की वजह से दे रहा है, अच्छे खासे पढ़ लो। अगर आपको दिखता है कोई वॉल्यूम दिखता है फॉल में, तब आपको निकल जाना चाहिए, सीधी सी बात है। आप खुद का एनालिसिस करो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेल करना या बाय करना, ये जस्ट मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटी है जो ऐसे टारगेट पर डे इशू करती रहती है मार्केट में, ठीक है। बट आपको उसको कैसे समझना है वो आपको सारा कुछ उसके पीछे का प्रॉपर नॉलेज लो, फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन आप लेना। ये तो हो गया आपको जो मार्केट में क्यूज थे वो। अब अभी क्या है, यूएस का जो फेड के चेयरमैन है जॉर्मन पावल, बेसिकली उनके न्यूयॉर्क में एक मीटिंग है, वो कहीं भी जाते हैं तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनका कुछ मीटिंग है रात को, वो मीटिंग में क्या बोलते हैं उसके ब्लॉक में मार्केट में रिएक्शन आ सकता है, तो थोड़ा बहुत उसमें भी आपको वोटिलिटी देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, जिसमें हमारा ज्यादा एलोकेशन बेसिकली होता है। अगर हम देखें तो लास्ट टाइम पे जब हमने क्या देखा था, जब मार्केट में फॉल हुआ था यहाँ पे बेसिकली जापान का आप देखे थे रेट हाइक हुआ था, फिर इंडेक्स गिर गया था अच्छा खासा। अब पहले ये चार्ट समझने से पहले मार्केट का साइकोलॉजी समझ लो क्या होता है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवरी किस में आती है, इंडेक्स में आती है। इंडेक्स में किस में आती है, निफ्टी में। अब आप देखेंगे तो निफ्टी में क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आया था, सब कुछ अच्छा आया यूएस का। फिर आपका रेट का आपका जॉबलेस डाटा वो भी सही आया, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव था, वो सारा कुछ सही आया। उसकी वजह से अभी तक जितने लोग निफ्टी पे बियरिश थे, ये बोल रहे थे कि तो इस लेवल को ब्रेक करके निफ्टी सो जाए 15,000 16,000 आ जाएगा, राइट। फिर भी मैंने आपको बोला था जब तक निफ्टी 24,000 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हमें बियरिश नहीं होना है। ये आपको मान के चलो कि 24,000 का लेवल बेसिकली एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे काफी सारे ओआई बिल्डअप बने हुए थे, ये हमने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। अब आप देखिए कि निफ्टी ने कितनी बार ट्राई किया इस लेवल के आसपास, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, और फाइनली बियर्स जो इतने दिन से मार्केट पे हावी थे, वो बेसिकली क्या, उन्होंने उनका 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 जो ग्रिप है वो कमजोर हो गया, और वो मार्केट को बेसिकली फिर से बुल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। आपको मैंने बोला कि जब निफ्टी 24,400 के ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा, लेकिन 24,500 के ऊपर क्लोजिंग के बाद में आपको एक अच्छी खासी अपसाइड आने वाले टाइम में दिखती देखने को मिल सकती है। तो जो प्रीवियस हाई लेवल है वो भी एक बार टच होते हुए हमें दिख सकते हैं। अब तो ये हो गया इंडेक्स की बात कि निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक में बेसिकली एफआईआईडीआईएस ने बाइंग की, जिसकी वजह से यहाँ पे भी इंडेक्स में अच्छा खासा वो हुआ। और दूसरा, इंडेक्स में कुछ जो जिन्होंने शॉर्ट बना रखे थे 24,500 पे, उनके शॉर्ट्स कवर हुए, और उसकी वजह से निफ्टी 24,540 के ऊपर बेसिकली क्लोज हुआ। एक बार 24,550 के ऊपर भी गया था, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई। अब इंडेक्स तो फुल बुलिश हो गया, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप उतना नहीं चला, क्योंकि हमने पहले मेन इंडाइसिस को देखा कि मेन इंडाइसिस क्या चल रहा है। मेन इंडाइसिस फुल बुलिश हो गया। अब क्या होगा मंडे, आपको कल जो बेसिकली देखने को मिलेगा, या तो अगर कुछ आज रात को जो बेसिकली न्यूयॉर्क में फेड का चेयरमैन का जो कुछ जो है, तो अगर वो कुछ नेगेटिव न्यूज देंगे तो गैप डाउन ओपनिंग होके फिर से हमें एक अपसाइड रैली मिल सकती है। अगर अपसाइड रैली नहीं मिली तो हमें यहाँ पे क्या 1 से 2 दिन यहाँ पे एक छोटा मोटा डोजी कैंडल देखने को मिल सकता है। अब डोजी कैंडल इसलिए 1 से 2 दिन मिलेगा क्योंकि यहाँ के लेवल पे लोग जिन्होंने अभी तक अपना पोर्टफोलियो बेच रखा है, अब वो बेसिकली बाय करेंगे। और बाय करने के लिए वो क्या करते हैं, कभी भी कोई बिग प्लेयर हो, इंस्टीट्यूशन हो, कभी भी रैली में बाय नहीं करता, वो किसमें बाय करता है, कंसोलिडेशन के फेज में, या मार्केट को साइडवेज इंडेक्स को रख के मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग की जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप इंडेक्स देखें तो इंडेक्स 400 पॉइंट ऊपर था, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो केवल 1 से 1.5% ऊपर था। अगर इस हिसाब से अगर इंडेक्स के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग होती ना, तो ये बाइंग आपको हमारा जो पोर्टफोलियो वो कम से कम 4 से 5% ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि वो फ्राइडे था, ठीक है। अब फ्राइडे होने की वजह से क्या 2 दिन छुट्टी है, तो ईरान इजराइल का भी इशू चल रहा है, कभी भी कुछ भी होता रहता है उधर, तो लेकिन वो अभी ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। जब तक कोई बड़ा न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा तब तक हमें कुछ ज्यादा बड़ा अटैक देख कुछ बड़ा रिएक्शन मार्केट पे देखने को नहीं मिलेगा। अब मंडे कल क्या है, बेसिकली राखी है, तो थोड़ा सा रक्षाबंधन है, तो बेसिकली वहां पे भी थोड़ा वॉल्यूम लो हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको नजरें बना के रखना। ये तो इंडेक्स का भी हो गया कि हमें आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई लेवल भी देखने को मिल सकता है 25,000 का लेवल, लेकिन नीचे डाउन साइड अगर जाएंगे तो नीचे तब तक 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमें कोई बड़ी डाउन साइड नहीं नजर आती। ओके, ये तो हो गया निफ्टी का व्यू। अब आते हैं स्मॉल कैप में। देखो स्मॉल कैप क्या, निफ्टी क्या हुआ, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो जितने भी
एल्गो ट्रेडर थे, जितने भी स्विंग ट्रेडर थे, सब अब बाय पोजीशन में आ गए। तो अब वो जब बाय पोजीशन में आ गए तो अब क्या उनको लग गया, ये बुलिश हो गया, अब चलो हम मिड कैप स्मॉल कैप जिन्होंने बेच रखा था, तो क्योंकि आपको मैंने लास्ट सेशन में पहले बताया कि पोर्टफोलियो 7 से 8% अगर मिड कैप स्मॉल कैप गिरता है तो गिरने के बाद रिकवरी आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप क्या होते हैं, गिरते जितना फास्ट है रिकवरी भी उतने तेज फास्ट आती है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निफ्टी में सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, मतलब निफ्टी फुल बुलिश हो गया। अब लेकिन स्मॉल कैप देखोगे तो अभी भी आपको तीनों मूविंग एवरेज के आसपास है, और जो लास्ट वाला मूविंग एवरेज है 21 में है, अभी भी इसके ऊपर नहीं आया। तो अगर आपको इसमें बाइंग करना होगा, इसमें बड़ा कैंडल ऊपर बनना होगा ना, तो ये जो इंडेक्स है ये इसी लेवल के पास सस्टेन करेगा, और अच्छी खासी बाइंग हमें स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिल सकती है। जैसे ही ये लेवल आपको लास्ट प्रीवियस 18,550 का लेवल क्रॉस होगा, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। और जितने भी स्टॉक ऊपर से गिरे ना, सारे कोई भी उठा लोगे, आपको 4 से 5% का मूवमेंट कल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा, हमेशा कहाँ पे फोकस करना है, जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हो हमेशा वहीं पे फोकस करना है, क्योंकि कल अगर मार्केट में सडन कभी भी कुछ भी फॉल आता है तो उस लेवल पे आपको क्या, कभी भी आप स्टक ना हो ना खराब फंडामेंटल को। खराब फंडामेंटल अगर स्टक हो गए तो रिवर्सल में टाइम लेगा, लेकिन अगर अच्छे स्टॉक्स है तो वो कभी टाइम नहीं, तुरंत रिवर्सल हो जाते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा स्मॉल कैप का इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा मिड कैप का। अब अगर आप मिड कैप देखेंगे तो मिड कैप क्या हो रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब मिड कैप ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, मिड कैप ऑलरेडी 2% के अराउंड ऊपर था। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रीवियस लेवल के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल मिड कैप में ऊपर बनेगा, कल मिड कैप की बेसिकली एक्सपायरी है। मिड कैप निफ्टी मिड कैप जो होता है बेसिकली उसका एक्सपायरी मंडे को होता है, और मंडे को जब निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी होता है ना, तो हमको थोड़ा सा इसमें आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर लास्ट में शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल गया तो मिड कैप में, इस निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में नेक्स्ट वीक में अच्छी बाइंग दिखेगी मंडे ट्यूसडे में, लेकिन इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का भी अभी बुलिश है, तो आपको इतना डरने की नीड नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ से 3-4% डाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी पोर्टफोलियो अराउंड 4% डाउन है, लेकिन हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, हमारे स्टॉक्स क्या है, और हम बेसिकली कोई भी स्टॉक को लेते हैं तो हम बिजनेस एनालिसिस के साथ में लेते हैं। तो ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मार्केट को, तो आपको अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करो, ताकि हम जो रिटेलर्स हैं जो पैनिक में आके ये बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज के चक्कर में कुछ भी चीजों को सेल कर दे रहे हैं, या कुछ भी सेल कॉल दे देते हैं, तो लोग पैनिक में आके बेसिकली वो सेल कर देते हैं। तो आपको वो सारी चीजों से बचने के लिए कम से कम आप वीडियो को शेयर कर दो, तो इससे क्या होगा, वो भी लोग आएंगे ग्रुप में, और आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप ग्रुप में लाओ, जिससे उनको भी लर्निंग मिले और वो भी आपके साथ पैसे बना पाए। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन। और बाकी कुछ अगर और भी अपडेट होगा मार्केट में तो हम इसके बारे में आपको शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू।